Hi, education. Education essentially means stretching your range of learning beyond the boundaries of your limited beliefs. Today is 21st of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ होती है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वीनस और मरकरी रेस्पेक्टिवली कहलाते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स। ताइवान ताइवान का पुराना नाम है फॉर्मोसा आइलैंड। राइन रिवर है, ये ईस्टर्न बॉर्डर बनाती है फ्रांस की। माउंट एल्ब्रुस है, ये हाईएस्ट माउंटेन है यूरोप का। अंडमान एंड निकोबार में है राधानगर बीच। आज के सवाल है, डुबरी पोर्ट लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? डुबरी पोर्ट। हु इज द चेयरमैन ऑफ ISRO? डांसिंग डियर है, ये फाउंड होता है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में हु वॉज रिगार्डेड एज द चीफ ट्रेजरी ऑफिसर? प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम ये पैथोजन है जिससे मलेरिया होता है ह्यूमंस में। इसको किस ग्रुप ऑफ पैथोजेंस में हम रख सकते हैं, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया एटसेट्रा? हुज गुप्ता डायनेस्टी रूलर जिसने अडॉप्ट किया था टाइटल कवि राज? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है सुई जेनेरिस। इसका मतलब होता है एक यूनिक है, वो एक ओनली एग्जाम्पल है ऑफ इट्स काइंड, दैट इज यूनिक। ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है हार्श क्रिटिसिज्म करना, कंटेम्प्ट करना। सोपोरोफिक का मतलब होता है जिससे नींद आती है, कॉजिंग स्लीप। ह्यूब्रिस जैसे यूएसए ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान, ह्यूब्रिस एक्सेसिव प्राइड। साइनोशोर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और समवन हु सर्व्स एज focal point of attention and admiration. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, आज हम पढ़ेंगे योगा डे 21st of June और इससे रिलेटेड ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट। देन दिस इज अबाउट एक्स ग्रेशिया, मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन, कोविड रिलेटेड अपडेट्स हैं। 8% इनमेट्स केवल इनोक्यूलेट हुए हैं जेल्स में। An idea whose time has gone. Really good article about examination. Hope and promise. The rise of Raisi. This is Iran. The comrades and their divergent perspective. Russia, India, China के बीच की equation. A matter of dress and discipline. Very good article. पुलिस चीफ ने, this CBI ने बोला है a matter of dress and discipline. ये डेटा पॉइंट है डोमेस्टिक वायलेंस का। दिस इज US चॉपर ट्रेनिंग, ये नया हेलीकॉप्टर आ रहा है। असम के ये टर्टल्स हैं। वैक्सीनेशन सऊदी, दिल्ली की सी ब्लाइंडनेस, सी इंडियन ओशन। एग्री एक्सपोर्ट का बास्केट है। और हिंदी में आज हम देखते हैं थल सेना मतलब आर्मी, आर्मी में रैंक्स कैसे चलती है, विल गेट टू नो। देन दिस इज अबाउट CSAT और ये कुछ सवाल हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu, this is Indian Express, both are Delhi edition. So आज है 21 जून 2021, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल ऑफ डे ऑफ योगा का थीम है योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। सी योगा करते हैं ना, अगर हम कंफर्ट्स ऑफ होम से भी करें तो इट विल हेल्प अस कीप एन ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट। इससे पॉजिटिविटी आती है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होती है, एक बैलेंस होता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ में, ताकि हम हेल्दी रहें अमिड्स दिस स्केयर ऑफ कोरोना वायरस स्पेशली। तो ओवरऑल जो योगा होता है ना, योगा इज़ वेरी वेरी गुड। डेली सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे साइकोलॉजिकली इमोशनली हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। दूसरी अच्छी बात है, अगर हम बाहर जाके ऐसे सन इज द गॉड, सन जो है इसी के कारण लाइफ एग्जिस्ट होती है अर्थ में, तो हमें सनलाइट में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो ये नहीं कि आप हमेशा इंडोर्स रहो, यू शुड गो आउटसाइड एंड दिस योगा आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दिस रियली हेल्प्स। ओके, सनलाइट जैसे सुपरमैन होता है ना, सन से उसको पावर मिलती है, ऐसे हम लोगों को भी सन से पावर मिलती है। सो गो इन सनलाइट एंड प्रैक्टिस, आउटडोर जाओ, कुछ एक्सरसाइज करो। दिन भर ऐसे गैजेट के सामने, कंप्यूटर, इंडोर्स रहना इज नॉट गुड फॉर योर इमोशनल, मेंटल एंड ओवरऑल वेलबींग। सो गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। योगा डे।
अब जो सन है, सन इज द गॉड, सन के कारण ही अर्थ में लाइफ आती है। तो जैसे ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, ये प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, तो सन कैसा दिखेगा, ईस्ट टू वेस्ट उगता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा कंट्री है, कंट्री में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये 3 लाइंस इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 लाइंस दिख रही है ना, सन केवल इन तीनों के बीच में हमें मूव करता हुआ नजर आएगा, एपरेंट मूवमेंट, एक्चुअल में नहीं हो रहा है, बट हम विद रेफरेंस टू अर्थ देखेंगे, अर्थ ऐसे स्लाइटली टिल्टेड है अपने एक्सिस पे और ऐसे करके घूम रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस जो सन है, सन का हमें एपरेंट मूवमेंट दिखता है। सन कभी साउथ में चला जाता है तो नॉर्थ में हमारे यहाँ ठंड हो जाती है, सन जब नॉर्थ में आता है तो हमारे यहाँ गर्मी हो जाती है। तो ये एपरेंट मूवमेंट है, एक्चुअल नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो दिस इज आर्कटिक सर्कल 6.5 हाफ डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो सन अभी यहाँ पर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो इसीलिए समर सीजन अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा है नॉर्थ में। अब सन क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा, इक्वेटर पे आएगा तो इक्विनॉक्स आएगा, फिर और नीचे जाएगा तो कैप्रिकॉर्न। तो जब सन कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन हो जाएगा और इंडिया में हो जाएगा विंटर सीजन। और सन का इम्पैक्ट आता है पोल्स में। तो ये जो आर्कटिक सर्कल है ना 6.5, तो जैसे सन अभी यहाँ पर है, तो ये 6.5 66.5 में अभी 24 आवर्स डे लाइट है, यहाँ पे अभी सनसेट होता ही नहीं है। और जो पोलर नाइट अंटार्कटिका में है वहां पे सनराइज होता ही नहीं है। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन के कारण ये ज्योग्राफिकल फिनोमिनन होता है, ऐसे होता है। 21 सितंबर को ये आ जाएगा इक्विनॉक्स पे, फिर उसके बाद मार्च 21 और सितंबर 21 को इक्विनॉक्स में होगा, मतलब इक्वेटर पे होगा। जून 21 को ये कैंसर पे, दिसंबर 21 को ये कैप्रिकॉर्न में होगा। तो दिस इज द एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। अब ये पहला सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, एक्सप्लेन करें इसका सिग्निफिकेंस। आप जब नोट बनाओ ना तो इसमें इंडिया का भी कॉन्टेक्स्ट लिखो कि आईआर में स्पेशली जो सॉफ्ट पावर है इंडिया का, उसमें योगा का बड़ा वैल्यू है। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, ह्यूमन हेल्थ पे एक्सप्लेन करो कि ये ह्यूमैनिटी को फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली क्या बेनिफिट दे सकता है। तो योगा इज फॉर एवरीबडी, फिजिकल एक्सरसाइज है ये करना अच्छी बात होती है। सो डू योगा एवरी डे एंड गो इन फ्रंट ऑफ सन एवरी डे, यू विल बिकम सुपरमैन, ऐसे सन का स्ट्रेंथ मिलेगा। सो गो दिस, डू दिस योगा। तो इस पे एक सवाल प्रिपेयर करना है, ओके। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज कर्नाटका अपसी, इतने सारी अंडर रिपोर्टिंग हुई, इस फिगर को करेक्ट करना जरूरी है। अंडर रिपोर्टिंग मतलब बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई बट गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसको दिखा नहीं रहे। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे बहुत सारे बच्चों को, ऑर्फन जो हो गए, उनको कोविड के अंदर ऐसा प्लान आया था कि सरकार उनका सारा वहन करेगी, उनको एड देगी, बट अगर उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तो वो एड कैसे मिलेगा उन्हें। सिमिलरली जो एक्स ग्रेशिया देने की बात थी, जैसे ये बात आई ऑल्सो सेड दैट कि क्यों ना हम कोविड हटा के सारे जो बच्चे ऑर्फन हुए उनके लिए कोई एक ऐसा सॉल्यूशन निकालें कि एज अ सोसाइटी गवर्नमेंट उनकी एजुकेशन, हेल्थ सारा उनका टेक केयर करे। तो सरकार ने ये भी बोला अगर हम यूनिवर्सल कर देंगे, चिल्ड्रन नहीं, इन यूनिवर्सल अगर एक्स ग्रेशिया ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फाइनेंशियली वो अनवायबल हो जाएगा। ये भी नई न्यूज़ है, थोड़े दिन वेट करते हैं, इस पे ओपिनियंस आएंगे अभी, ओके। न्यूज़ हमेशा भी तुरंत जजमेंट नहीं बनाना चाहिए, लाइफ में भी मेक दिस रूल, इमीडिएटली कुछ भी जजमेंट पास नहीं करना है। वेट, समझो चीज़ों को, देखो, सेटल करो, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन बनाओ। ग्रेजुअली ओपिनियन बनना चाहिए, तुरंत जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट एक्स ग्रेशिया, लेट अस सी, कुछ दिनों में इसमें आएगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग किया, अब सी जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड देने की ऐसी बातें चल रही है। तो हमें पहले से ही स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, इससे एप्रीहेंशन होता है, एंजाइटी होता है और डिसऑर्डर होता है। लेट्स वेट, दिस इज गोइंग ऑन, विल कवर दिस न्यूज एज वेल। इसका भी एडिटोरियल आर्टिकल भी है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन पार्क सब ग्रेजुअली ओपन हो रहे हैं, बट डोंट रश, डोंट ड्रॉप द गार्ड्स, कोविड इज स्टिल आउट देयर। देन कैपिटल में 124 डिसइंफेक्शंस आए। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री वैक्सीनेशन दे रही है, अब तो सभी को वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, कोई कैप नहीं है। सारे जो बेनिफिशियरीज हैं सबको मिलेगा, 18+ को मिल रहा है, कुछ ही टाइम पे बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन आएगी। सो वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट। गेट वैक्सीनेटेड योर सेल्फ एज पर योर टर्न, जैसे ही नंबर आए आप तुरंत वैक्सीनेशन लगाओ।
ये एक और प्रॉब्लम है। जेल में इनमेट्स होते हैं बट अभी केवल 8% ही इनोक्यूलेटेड है। हम इंडियन जेल रिफॉर्म्स कुछ टाइम पहले हमने देखा था। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, आप वहाँ पे सर्च करो। सम पीपल आर सेइंग वेबसाइट से ओपन नहीं हो रहा टेलीग्राम, इट शुड ओपन। आप सृजन इंडिया 1 ये अगर कीवर्ड सर्च करेंगे ना टेलीग्राम पे, तो अपने आप टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा। ऐसा अपना लोगो भी लगा हुआ है सृजन इंडिया का वहाँ पे। ओके, अराउंड 6,000 प्लस वहाँ पे दिस हमारे फैमिली है। तो इसको आप ज्वाइन करो। वहाँ पे आप जेल रिफॉर्म्स कीवर्ड सर्च करना, आपको एक पीडीएफ मिलेगा। तो जेल रिफॉर्म्स से रिलेटेड चीज़ें, जैसे जेल में क्या प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ, कंजेशन। और कंजेशन भी क्यों? बिकॉज अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण जुडिशरी को एक्टिव होना है, जल्दी जल्दी केसेस का निपटारा करे ताकि अंडर ट्रायल्स कम हो। जेल्स में बहुत बर्डन है, भीड़ बहुत है, और भीड़ मतलब कोविड, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। बिकॉज नो मैटर वॉट, अगर वो जेल में है, वो क्रिमिनल भी है, तब भी उसको राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21। सो दिस इज इनोक्यूलेशन जरूरी। हाईकोर्ट ने कहा है नॉट टू इंटरफियर विद ऑर्डर टू लिव इन पार्टनर। ये यूजुअली ऐसा बेटर होता है अगर जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की पर्सनल डे टू डे चीज़ों पे इंटरवीन नहीं करे। दिस यूजुअली वर्क्स बेटर। जैसे चाइना ने भी 1 चाइल्ड पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी किया था, इंडिया ने नहीं किया। लेट देम फ्री, लेट देम डू अकॉर्डिंगली। इस पे आगे एक और आर्टिकल है, विल हैव अ टॉक। देन दिस इज एजुकेशन प्लस। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। एन आइडिया हुज टाइम हैज गॉन। वॉट इफ देर आर नो एग्जाम्स? एग्जाम्स ही मत लो, मार्क्स ग्रेड्स ऐसे कुछ बात ही नहीं करो। तो क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे हम स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया उनका असेसमेंट कर पाए? थिंक, वी शुड थिंक। जैसे 3 इडियट्स में रैंचो क्या बोलता है कि ये ग्रेडिंग सिस्टम ही खराब है। हम बच्चों को क्या कर देते हैं कि तुम क्लास 1 बच्चे हो, तुम 2nd ग्रेड के स्टूडेंट हो, तुम फेलियर हो, तुम अच्छे हो। ये चीज़ गलत है। ऐसे हमें ग्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, स्पेशली इन सच यंग एज। बिकॉज बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना, एक होता है प्लूरी पोटेंट सेल। ये जो प्लूरी पोटेंट सेल होते हैं ना, ये कुछ भी बन सकते हैं। दे कुड बिकम एनीथिंग, हार्ट बन सकता है, लिवर बन सकता है, एनीथिंग। सिमिलरली जो बच्चे होते हैं स्पेशली लेस देन 18 जो हैं, अभी इनके लिए पूरा वर्ल्ड ओपन है, पूरा कैनवास ओपन है। ये कुछ भी बन सकते हैं अपनी लाइफ में। मतलब दे कुड गो टू टॉप, दे कुड डू वंडर्स। इनके लिए एवरीथिंग इज ओपन। जैसे जैसे हम लाइफ में बड़े होते हैं हमारी ऑप्शंस कम होते जाते हैं, बट बच्चों के लिए सारे ऑप्शंस ओपन है अभी। तो दैट इज वाई उनको शुरुआत में ही लेबल नहीं करना चाहिए कि नर्सरी में ही हमने बता दिया कि ये तो मतलब बच्चा अच्छा नहीं है, ये ऐसा, ये नॉनसेंस है, कंप्लीट नॉनसेंस है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस एग्जामिनेशन सिस्टम। और पेरेंट्स को भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए ऐसे नहीं पीछे पड़ना चाहिए। मार्क्स आर गुड, जैसे समटाइम्स बैक आई सेड मार्क्स आर नॉट गुड। एक पेरेंट का मेल आया था मुझे, ही सेड दैट, फादर सेड दैट कि मार्क्स भी ज़रूरी होते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि मार्क्स क्यों ज़रूरी है, कि हमारा जो सोसाइटी है, कल्चर है, वो जो सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें मार्क्स अभी के लिए ज़रूरी है। तो आई ऑल्सो एग्री ऑन दैट। मार्क्स लाना अच्छी बात है, हमेशा कोशिश करो आपकी मार्कशीट अच्छी रहे। मेरी हमेशा मार्कशीट बहुत अच्छी रही, A1, स्कूल कॉलेज एवरीवेयर। तो मार्क्स जो अच्छे होते हैं ना, तो एक काइंड ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बन जाता है। थोड़ा पेरेंट्स भी कम डांटेंगे अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं आपके। तो नंबर अच्छे लाना है, बट द पॉइंट इज ये जो सिस्टम में फ्लॉज है इसको भी दूर करना ज़रूरी है। सी, कुछ बातें हैं जैसे कि डिस्पोजेबल लर्निंग। एग्जाम्स जो है ना, ये अगर बहुत ज़्यादा बच्चा दिन भर केवल किताब खोल के पढ़ ही रहा है, तो वो बहुत सारी लाइफ की जो दूसरी चीज़ें हैं ना, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है वो करने का, तो वो पिछड़ जाएगा। नेवर क्रिएटेड गुड एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, बट डिस्ट्रैक्टेड मैनी फ्रॉम रियल लर्निंग। ये जो कल्चर ऑफ ग्रेडिंग है ना, ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है रियल वर्ल्ड लर्निंग से, लिमिट्स करता है स्टूडेंट ऑटोनॉमी को। तो डिस्पोजेबल लर्निंग जो होती है ना, कि पढ़ाई के अलावा आपने और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीखी, वो सीख नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिला, दिन भर किताबें खुल के पढ़ रहे। तो इससे प्रमोट होता है मोनोकल्चर, हम सब रोबोट्स बना रहे हैं। दैट इज़ वाई आंसर राइटिंग में भी आई नेवर से कि ये सही है ये गलत है। आई ऑलवेज ट्राई कि आपको मतलब फ्री छोड़ा जाए। आप सोचो, आपके पास इतना अच्छा दिमाग है, सोचो आपके पास एफर्ट है, आपके पास जील है, यू आर यंगस्टर, यू हैव गॉट सो मेनी थिंग। इंटरनेट का एक्सेस है, इंटरनेट इज अ सुपर पावर। तो थिंक, दिमाग को अप्लाई करो। स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होता है। और ये वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना स्पून फीडिंग वाले हैं ही नहीं। स्पून फीडिंग नहीं, जब तक आप में खुद से फायर नहीं आएगा ना, कोई एग्जाम नहीं निकलना है। सो थिंक,
मोनोकल्चर नहीं आना है, और हर किसी का इंडिविजुअलिज्म भी हमें चेंज नहीं करना चाहिए। जो जैसा है वैसा बहुत अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ पे उसको ग्रो कराए। मार्क्स जो हैं ये लर्निंग आउटकम या फिर कन्वीनियंस, मार्क्स से हम ये चेक कर रहे हैं कि बच्चे को कितना आता है, या फिर ये हमारे सिस्टम का बस कन्वीनियंस है कि इससे हमें ऑर्डर बन गया एजुकेशन सिस्टम में। ये बात सोचनी चाहिए। पर्सनलाइज्ड असेसमेंट होना चाहिए। दैट इज वाई कि हम पब्लिक में नहीं बताएं कि देखो तुम्हारी ये गलती है, ऐसा वैसा। पर्सनली दिस थिंग यू शुड इम्प्रूव, दिस थिंग यू शुड वर्क ऑन, ये चीज बेटर होती है। क्रिटिसिज्म से हमेशा बेटर होता है एनकरेजमेंट। स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग के लिए प्रमोट करो, उसको खुद ही इतना इंटरेस्ट डेवलप करा दो कि वो खुद ही सब काम कर ले। ये काम एनकरेज करना चाहिए। सो वी नीड टू ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन जरूरी है, ताकि हम हेल्दी ऑलराउंड ग्रोथ डेवलप कर पाए। एग्जाम्स ऑन मार्क्स जो है ना, ये कोर है एजुकेशनल प्रैक्टिस का, ये बहुत ओवररेटेड है, प्रिस्क्रिप्टिव है, अनफॉर्चुनेट है, अनवायबल है, अननेसेसरी है फ्यूचर वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड चेंज हो रहा है, वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आ रही है एजुकेशन में भी। जैसे यूट्यूब हो गया, इंटरनेट हो गया, एवरीबडी, आपके पास मोबाइल है, आप सब कुछ सीख सकते हो इंटरनेट पे। हैंगओवर जो इंडस्ट्रियल एज का है ना, ये आर्काइक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, इसको बदलने की जरूरत है। तो ये काफी अच्छा सवाल है। प्रिपेयर। व्हाट इफ देयर आर नो एग्जाम्स, मार्क्स एंड ग्रेड्स? आप सोचो दूसरा कौन सा ऑप्शन हो सकता है टू असेस स्टूडेंट्स का। थिंक, दिमाग लगाओ, थिंक। होप एंड प्रॉमिस। अब ये आगे है एडिटोरियल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेराल्ड अनलॉक फेज, धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। हैवी रेन कंटिन्यू टू बेटर वेस्टर्न महाराष्ट्र। ये है होप एंड प्रॉमिस। अब बात है कश्मीर पे। कश्मीर पे स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, रूमर मॉन्गरिंग नहीं करना चाहिए, प्री कंसीव्ड नोशंस भी नहीं होने चाहिए। होप एंड प्रोमिसेस भी डिलीवर होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। सेंटर्स मूव टू एंगेज विद पॉलिटिकल लीडरशिप कश्मीर में एक वेलकम स्टेप है। कश्मीर को जब स्टेटहुड हटाया था तो ये टेम्पररी था, तो अब टाइम है कि कश्मीर को वापस रीस्टोर करें, उसका जम्मू एंड कश्मीर को रीस्टोर करें उसका स्टेटहुड। और जो वहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोकल पीपल हैं, गुड फेथ में रखना जरूरी है, ट्रांसपेरेंटली, ओपन माइंड में। मीटिंग मस्ट बी बिगनिंग टूवर्ड ड्यूरेबल डेमोक्रेटिक रिजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर क्वेश्चन। इस चीज पे हम सबको मिलकर कंस्ट्रक्टिवली काम करना चाहिए। अब जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, अब इसकी लोकेशन ही ऐसी है कि यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस रहा है। लोकेशन बिकॉज एक प्राइमरी फैक्टर तो पाकिस्तान होता है, देन चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे, प्लस अफगानिस्तान में अभी अनसर्टेनिटी आ रही है। वापस यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगा यूएसए ट्रूप्स के पुल आउट के बाद, नोबडी नोज। सो दैट इज़ वाई जो जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ एरिया है हमारा, ये हमेशा से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा है। बट अब इन जोग्राफिकल चैलेंजेस को भी हमें धीरे धीरे ओवरकम करने की ज़रूरत है। होप एंड प्रॉमिस, होप एंड प्रॉमिस। दिस इज़ द राइज ऑफ राइसी। हमने पॉलिटी की जो किताबें हैं 9th 10th 11th अभी हमने पढ़ लिया है, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। आई स्टार्ट एनसीईआरटी वेरी वेरी सून। द राइज ऑफ राइसी। अब पॉलिटी की किताब में क्या लिखा है कि इलेक्शंस जो होते हैं वो फेयर होने चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, पार्टिसिपेशन होने चाहिए, फोर्स्ड या कोएज्ड नहीं होने चाहिए। वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमने देखा, वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि एक तो होता है मोनार्की जिसमें एक राजा है, उन्हीं का वंश चला आ रहा है। एक होता है ऑटोक्रेसी, फिर एक होता है थियोक्रेसी जिसमें मतलब रिलीजन बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है गवर्नमेंट को। तो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़े ना, तो यूरोप का जैसे रेनासांस देखते हैं, तो एक टाइम था यूरोप में बहुत ज़्यादा डार्क एज आ गई थी। डार्क एज इसलिए आई थी यूरोप में बिकॉज वहाँ पे चर्च और जो रिलीजन है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग गया था। वहाँ पे प्रोग्रेसिव थॉट्स नहीं आ रहे थे। फिर धीरे धीरे वहाँ पे चेंज हुआ। पॉलिटिकल थिंकर है मॉन्टेस्क्यू क्यू इस टाइप के आए, इन्होंने किंग को वहाँ पे पावर बनाया। तो थियोक्रेसी से मोनार्की टाइप सिस्टम डेवलप होने लग गया। जैसे यूके में भी रिवॉल्यूशन हुआ, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ा तो डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ने लग गए कि मतलब टीयर्स क्यों बना रहे हो, जो जनता है उसी का शासन होना चाहिए। गवर्नमेंट फॉर पीपल, बाय पीपल, ऑफ पीपल होना चाहिए। तो पीपल होने चाहिए सुप्रीम सरकार में, लोगों का से होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, सरकार बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जो बेस्ट है ना वो डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी में फ्लॉज हैं बट स्टिल डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। तो अभी ईरान में चुनाव हुए, बट चुनाव में बात ये था कि 48% चुनाव का केवल वोटिंग हुआ,
प्लस जो सुप्रीम लीडर के जो फेवरेट थे उनको प्रमोट किया गया, बाकी जो कंजर्वेटिव हैं वो प्रमोट हुए, जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो प्रमोट नहीं हुए। तो इसके कारण अब इस चुनाव पे भी अभी डाउट है, डाउट इन द सेंस कि अब ईरान क्या लाइन ऑफ एक्शन लेगा। तो मिस्टर राइसी जो हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। जैसे ईरान में थियोक्रेसी है, एक सुप्रीम लीडर है, और इसके अलावा यहाँ पे डेमोक्रेसी भी है लिमिटेड फॉर्म में। तो पहले जो यहाँ पे जो लीडर थे डेमोक्रेटिक, हसन रोहानी यहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो थोड़े इजी गोइंग थे, रिफॉर्मिस्ट थे। बट अब जो राइसी है ऐसा कहा जा रहा है ये कंजर्वेटिव है, बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर है। तो इससे अब देखना होगा ईरान, ईरान बिकॉज शिया डोमिनेटेड है, तो ईरान और सऊदी के बीच में क्या होगा इस यमन वॉर में। सऊदी सऊदी सुन्नी डोमिनेटेड, इसराइल और ईरान की बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो इसराइल के साथ रिलेशन क्या होगा। यूएसए में ट्रंप की बिल्कुल नहीं बनती थी ईरान से, बाइडन इजी होने का सोच रहे हैं, बट अब न्यूक्लियर डील का क्या होगा। और इस पूरे बैकड्रॉप में जो चाइना है ना, पैसे देके ईरान में चेकबुक डिप्लोमेसी करा रहा है। इस चाइना के कारण ही हमारा दिस चाबार पोर्ट या फिर ये जो रेलवे लाइन वगैरह चीज़ें थी, ईरान के साथ टेंशन्स हुए। अदरवाइज इंडिया के तो ईरान के साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस रहे हमेशा। ईरान जो है ना ये बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन है, काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, और इट्स अ बिग कंट्री। कुछ टाइम पहले 79 से पहले ईरान एक डिफरेंट ईरान होता था, बट फिर ईरान रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ पे दिस थियोक्रेसी कुछ ज़्यादा आ गई। सो द राइज ऑफ राइसी, अब इस बैकड्रॉप में देखना पड़ेगा इंडिया के कैसे रिलेशंस होते हैं। ईरान जो है ना, ईरान का ऑयल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सस्ता ऑयल मिलता है, रिलायबल कंट्री है ईरान। और ईरान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया जा सकते हैं, बिकॉज बीच में पाकिस्तान है, तो ईरान इज अवर बेस्ट बेट टू एक्सेस द सेंट्रल एशिया। सो द राइज ऑफ राइसी। अब जो नेक्स्ट है दैट इज कॉमरेड्स एंड देयर डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव। अब सी, रशिया, इंडिया, चाइना, ये तीन बड़ी कंट्रीज हैं। रशिया और चाइना का एंगल देखें तो पहले इनकी इतनी बनती नहीं थी, बट पिछले कुछ टाइम से क्लोजर टाइज हो रहे हैं चाइना के साथ। रीजन अगेन इकोनॉमिक है। यूएसए एनिमी है चाइना का, तो यूएसए एनिमी रशिया का भी है, तो दुश्मन दुश्मन दोस्त, तो रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप हो रही है। दोनों में सोशलिज्म है और दोनों में ही पावरफुल लीडर है, पुतिन है और यहाँ पे शी जिनपिंग है। तो ये जो है ना, इनका कन्वर्जेंस बढ़ रहा है, रशिया एंड चाइना का। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है। इंडिया पहले रशिया से डिफेंस परचेज में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, बट बाद में हमने डाइवर्सिफाई करना भी चालू कर दिया। इंडिया जो था ना, पहले रशिया को, यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर को एज अ फ्रेंड मानता था, बिकॉज इन अ वे हमें काउंटर भी करना था चाइना को 1962 वॉर। तो यूएसएसआर हमें फ्रेंडली दिस कंट्री लगता था बहुत, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने डिफेंस परचेज भी डाइवर्सिफाई किया है। क्वाड में हम फ्रेंडशिप विद यूएसए कर रहे हैं, तो इससे रशिया को भी इनसिक्योरिटी लगती है। प्लस यूएसएसआर बन गया है रशिया, तो रशिया जो है वो पुराना वाला यूएसएसआर जितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली मिलिट्री अब है नहीं, बट वो रिवाइव कर रहा है, बट है नहीं अब उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। और यूएसए यूनिपोलर हो गया है, तो वर्ल्ड इक्वेशंस चेंज हुई। इंडिया को भी अपने इंटरेस्ट देखने हैं, तो इंडिया इंडिया रशिया से फ्रेंडशिप चाहता था। एट द सेम टाइम यूएसएसआर जब वीकन हुआ, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इंडिया ने यूएसए से भी फ्रेंडशिप बढ़ाया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बैलेंस आउट करे चाइना को। सिमिलरली जो रशिया है वो बैलेंस करना चाहता है यूएसए को, और यूएसए को बैलेंस करने के लिए एक ही पावर है, वो है चाइना। तो इसलिए यूएसए और चाइना की फ्रेंडशिप बढ़ रही है। सिमिलरली इंडिया भी डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने फ्रेंड्स को टू बैलेंस दिस कॉमन फैक्टर चाइना। There is no doubt that shared identities and beliefs in principle of non-alignment जो था, पेनफुल मेमोरी है colonial subjugation की, opposition है great power hegemony का, और strong belief है sovereignty में, strategic autonomy में। ये सब कॉमन है इंडिया और चाइना के टाइज में, बिकॉज चाइना भी एक टाइम पे बहुत ऑप्रेस्ड कंट्री रहा है। चाइना को इन्होंने डिवाइड कर दिया था, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कंट्रीज ने। पूरा चाइना को ब्रिटिशर्स ने ओपियम अडिक्ट बना दिया था, ये बस ओपियम ही लेते रहते थे। तो चाइना का भी बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है। जापान ने बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाया है चाइना को इन प्रीवियस दिस सेंचुरी। सो चाइना भी ऑप्रेस्ड रहा है, चाइना भी राइजिंग है। तो इंडिया एंड चाइना क्यों नहीं फ्रेंड बन सकते। इंडिया एंड चाइना एंगेजमेंट जो होगा वो भी एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है। तो द पॉइंट इज, there are no permanent friends, no permanent enemies, there are only permanent interest. Circumstances में मल्टीलेटरल फोरम है, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स जो है, क्या इनकी प्रैक्टिकल वैल्यू रहेगी इंडियन डिप्लोमेसी में।
एक और चीज़ है, चाइना अनडाउटली मोस्ट पावरफुल एक्टर है नेबरहुड में, तो हम सिंपली चाइना को उसके हिसाब से एशिया की जियो पॉलिटिक्स चेंज करने भी नहीं दे सकते, वरना हम साइडलाइन हो जाएंगे। सो वी नीड टू डिफेंड अवर स्फीयर, डिफेंड अवर स्पेस इन एशियन जियो पॉलिटिक्स। तो डिप्लोमेसी जो आईआर होता है ना, ये कभी भी ऐसा ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है और बहुत फ्लूइड होता है। इसलिए आईआर में न्यूज़पेपर एटसेट्रा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज चीज़ें रातों रात बदलती है, बहुत डायनामिक सीन होता है यहाँ पे। कॉमरेड्स इन देयर डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव। अ मैटर ऑफ ड्रेस एंड डिसिप्लिन, ये केरला मॉडल है, द नीड फॉर बजट ऑफ द फ्यूचर, कि पैंडमिक में केरला ने कैसे फाइट किया और क्या अच्छी चीज़ें हम सीख सकते हैं। फोकस ऑन कोविड-19 एस्टिमेटेड डेथ, इन्विटेशन ऑफ वर्चुअल कन्वर्जन, वर्चुअल ओपन, अ मैटर ऑफ ड्रेस एंड डिसिप्लिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी सीबीआई के नए चीफ कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल साहब। तो इन्होंने अभी एक ऑर्डर दिया कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं, फॉर्मल क्लोथ्स पहनो, शर्ट पहनो, फॉर्मल क्लोथ्स पहनो, ट्राउजर्स, शर्ट, शूज, विमेन ऑफिसर्स भी फॉर्मल वियर पहने, साड़ी, सूट, फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर्स पहने। कैजुअल्स जो है वो स्ट्रिक्ट नो नो है, बिकॉज कैजुअल्स में ऐसा लगता है कि सिंसियरिटी नहीं आ रही है। प्लस जैसे पुलिस का जो जॉब है, ये बड़ा गरिमा वाला जॉब है, बहुत रेस्पेक्टेड जॉब है। तो जो वर्दी होती है ना, ये एकदम कड़क होनी चाहिए वर्दी। ऐसा नहीं कि आप वर्दी में जज नहीं रहे हो। इसलिए जो पॉट पॉट बेलिड, मतलब ऐसे पेट तोन निकल रही है, ये भी मतलब सही इंप्रेशन नहीं देता है। वैसे भी पॉट बेलिड तो किसी को होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज पॉट बेलिड का मतलब है यू आर इन्वाइटिंग डिसीजेस। सो नेवर नेवर हैपन, ये नहीं करना है। एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, रनिंग करने से बहुत जल्दी ये ठीक हो जाता है। सो अ मैटर ऑफ ड्रेस एंड डिसिप्लिन, एनफोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन ओरिजिनेट टॉप से होना चाहिए। लीडर जैसा होता है, नीचे भी वैसे ही काम होता है। एनफोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन फ्लो डाउन होना चाहिए लाइन टू द लास्ट मैन। एनफोर्समेंट से बिल्ड होना चाहिए कल्चर, एथोस, ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब पुलिस है तो एक एक उस पर कॉन्फिडेंस आए, कि पुलिस वाले को देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ठीक है, ये डिफेंड करेगा, ये सिंसियर है, ये मतलब भरोसे का है। ये चीज जरूरी है, ड्रेस एंड डिसिप्लिन। प्लस दूसरी चीज होती है, सोशल मीडिया में पुलिस ही क्या, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इनको भी एक प्रॉपर कंडक्ट होना चाहिए। प्रॉपर कंडक्ट की गाइडलाइंस भी हैं। केयरफुल ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में जैसे एक न्यूज़ था, सीआरपीएफ का एक जवान था, वो अपनी गन से ऐसे टिकटॉक में वीडियोस बना रहा था, अगेंस्ट उसके खिलाफ एक्शन हो गया। केयरफुल ऑन सोशल मीडिया। अलर्टनेस हॉलमार्क ऑफ एफिशिएंसी पुलिस का होता है, इसी से डिजायर्ड रिजल्ट्स आएंगे। Policemen are debarred from wearing any religious mark. See, we are a secular country. हमारी जो forces है वो secular forces है, तो ऐसे कोई religious marks on their face of uniform अलाउ नहीं होता है। सिख personnel को कुछ केसेस में अलाउ होता है टर्बन पहनना, बियर्ड मुस्टैच रखना, बट ऐसा नहीं है कि पुलिस यहाँ पे रिलीजियस अफिनिटी दिखा रही है। जैसे फौज होती है हमारी, आर्मी में बहुत स्ट्रिक्ट चलता है, आर्मी में सेक्युलरिज्म होना है तो होना है। So there can be no compromise in projecting the secular nature of police force of the country. पुलिस जो होती है वो स्मार्टली ड्रेस्ड होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, तभी तो फिर रेस्पेक्ट जनरेट होगा पब्लिक का। रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज होती है ना, इसको केवल आप अर्न कर सकते हो। रेस्पेक्ट कभी भी ऐसे ही नहीं मिलता है, रेस्पेक्ट हमेशा कमाया जाता है। रेस्पेक्ट यू हैव टू अर्न इट। सो पुलिस को इसमें वर्क करना जरूरी है। अ मैटर ऑफ ड्रेस एंड डिसिप्लिन। देन दिस इज अबाउट, ये डेटा पॉइंट है, इस फॉर्डर डेटा आप यूज कर सकते हो। सफरिंग इन साइलेंस, पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है लॉकडाउन के टाइम से, और जो विमेन है दे आर सफरिंग इन साइलेंस। तो यहाँ पे भी नंबर है, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो, आप वहाँ पे मैसेजेस दे के बता सकते हो अगर किसी भी टाइप का आपको थ्रेट मिल रहा है या किसी भी टाइप का डोमेस्टिक वायलेंस है। ये डोमेस्टिक वायलेंस को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना है यहाँ पे। ओके, देन दिस इज, ये कोर्ट का डिसीजन है, नेवी टीम इन यूएस फॉर चॉपर ट्रेनिंग। ये नया हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, 24 MH-60R हेलीकॉप्टर। नेवी है ना, नेवी भी हमें बहुत स्ट्रेंथन करना है। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी है कि नेवी हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए, नेवी, बिकॉज इंडिया ब्लेस्ड है, इतना बड़ा इंडियन ओशन मिला है। नेवी प्लान टू पुट लक्षद्वीप, ये टर्टल है असम के, ये फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल है। कुछ ही दिन पहले हमने टर्टल वर्सेस टॉर्टॉइस भी देखा था, सारे टाइप के टर्टल्स देखे थे जो इंडिया में मिलते हैं। ये सॉफ्ट शेल टर्टल है, ये वैसे बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है,
बट कुछ रिलीजियस टेम्पल्स हैं, मंदिर में, पॉन्ड्स वगैरह में इसको कंजर्व किया जाता है। बट इससे इनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल तो हो नहीं पाएगा, एक हमें प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी चाहिए। सो दैट इज़ वाई ये डिमांड उठ रही है कि इनको हम प्रॉपर प्रोटेक्शन दें, शेड्यूल 1 में रखें 1972। बिकॉज IUCN ने इसको लिस्ट तो किया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बट इसको लीगल प्रोटेक्शन नहीं है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 के अंदर। तो ऑल्दो ट्रेडिशनली इसको हंट भी किया गया है मीट एंड कार्टिलेज के, बट रिलीजियस दिस बिलीव्स के कारण प्रोटेक्शन भी मिलता है। बट हमें लॉज चाहिए, हमें इसको इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 के अंदर रखना चाहिए। दिस इज द डिमांड। अब रीस्टोर करें फुल स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर, यस जस्ट डू इट। कंसर्न ऑन IT रूल्स आर हाईली मिसप्लेस्ड और दिस इज लैप्स इन स्टेटिंग कॉज ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंसेज है। जो डेटा है एक्यूरेट होना चाहिए। हेल्थ इंफ्रा हमने बढ़ा दिया है, इतने केसेस आए बट ज़्यादा गार्ड्स डाउन नहीं करने हैं। देन स्केल अप करें पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, WHO ने कहा। वैक्सीनेशन बढ़ाएं। तालिबान कमिटेड है अफगान पीस टॉक के, वांट इस्लामिक सिस्टम, लेट अस सी। अभी यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी सही चीज़ होती है, इंडिया हमेशा डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। चाइना वैक्सीनेशन क्रॉस 1 बिलियन, चाइना है। देन ईरान वर्ल्ड पावर न्यूक्लियर टॉक। अब सी सऊदी में भी क्या हो रहा है, सऊदी में भी जो अभी ये जो नए किंग है ना मोहम्मद बिन सलमान, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सऊदी में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मॉडर्न ऑर्डर है, न्यू टाइप ऑफ लॉज एंड ऑर्डर, मतलब रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, ही इज रिफॉर्म ओरिएंटेड। सऊदी अरेबिया सीक्स रिलीजियस रीसेट, तो यहाँ पे भी जो क्लरिकल पावर्स है ना वो धीरे धीरे चैलेंज होता है। किंग वर्सेस दिस रिलीजन, ये हमेशा से हिस्ट्री में रहा है कि किंग वर्सेस दिस रिलीजन, इन दोनों के बीच में पावर शेयरिंग का टसल चलता है। तो किंगडम ने जैसे ऑर्डर किया रिस्ट्रिक्शन ऑन मॉस्क एंड लाउड स्पीकर, तो मोहम्मद बिन सलमान इज वेरी एक्टिव टूवर्ड्स दिस रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। देन रशियन एनवॉय, दिस इज इथियोपिया, बिल्डिंग द राइट इमरजेंसी फंड फाइनेंसेस इन्फ्लेशन, कल इंडिया अच्छा नहीं खेला। एंड देन दिस इज अबाउट ब्रेड इन ब्रेड आउट, अमूल के एड्स। सो दिस इज द हिंदू। अब ये इंडियन एक्सप्रेस है। एपिडेमिक इज क्रॉलिंग और इन रिट्रीट, एक्टिव केसेस फॉल हो रहे हैं। देन दिस इज स्पाइक मैके, ये बात है ना रजनी राजदान मैम ने इंटरव्यू में पूछा था स्पाइक मैके क्या है, बिकॉज मैंने डैफ में लिखा था कि आई प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वायलिन, गिटार एंड दिस माउथ ऑर्गन, फ्लूट एटसेट्रा। तो शी आस्क्ड कि स्पाइक मैके के बारे में जानते हो? स्पाइक मैके, दिस इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ये प्रमोट करता है दिस ट्रेडिशनल जो कल्चरल हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिक से, इससे रिलेटेड, दे वर्क ऑन दिस। तो ये उनका एक प्रोग्राम है। अमजद अली खान साहब है, तीजन बाई हैं जी हैं और शिव कुमार शर्मा जी हैं। आप किस स्टेट से बिलोंग करती है बताइए? तीजन बाई जी, ये बड़ा पॉपुलर, बड़ा फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, कौन सा सॉन्ग करते हैं, सॉन्ग में भी कौन सी थीम है, ये सब चीज़ें जो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है ना उनका हमें पता होना चाहिए। देन दिस इज कोविड और दिल्ली में जिम, अगेन जिम में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज एक तो क्लोज्ड होता है अगर कोविड का थ्रेट है, बट अगर हम इनको अलाउ नहीं करेंगे तो इनके इतने लॉसेस हो रहे हैं, इनका एम्प्लॉयमेंट जा रहा है। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इतने सारे लोगों का जॉब गया है एंड दिस हार्डशिप, वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। तो इसीलिए कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये थर्ड वेव नहीं आनी चाहिए। कंपनसेशन में लीव स्टेट्स विद इनसफिशिएंट फंड, ये चीफ मिनिस्टर हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं हरियाणा के। देन योगा डे है, ये आज योगा डे है। दिल्ली सी ब्लाइंडनेस, इस आर्टिकल की मैं बात कर रहा था, अरुण प्रकाश जी ने लिखा है, रिटायर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, ये बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। नेवी जो है ना, इसको भी हमें थोड़ा ग्लोरीफाई करने की जरूरत है। नेवी इज ऑल्सो एज गुड एंड एज करिज्मेटिक एज एयरफोर्स और आर्मी, तो नेवी में भी वी नीड टू वर्क, और नेवी को ब्लाइंड आई नहीं करना है। इंडियन ओशन हमारा स्ट्रेंथ है, इंडियन ओशन हमारा स्ट्रेंथ है, तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस स्ट्रेंथनिंग अवर पोजीशन इन दिस इंडियन ओशन। हमने सागरमाला प्रोजेक्ट लाए, मॉडर्नाइजेशन की बात है, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस नेवल सुप्रीमेसी। इंडियन ओशन बैकयार्ड है हमारा और इसमें के इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखना चाहिए। चाइना का जो चैलेंज है इसको थ्वाट करने की जरूरत है। नेवल पावर विल प्ले डिसाइसिव रोल इन इंडिया चाइना राइवलरी, बिकॉज लैंड में ना मोर और लेस चीज़ें बहुत सेटल हो गई है, यहाँ बहुत ज़्यादा इस डायनामिक चेंज लाने का अभी स्कोप है नहीं, बट ओशन इज ओपन,
जैसे अभी सी वाला मिशन हमने देखा था डीप ओशन का, तो ओशन जो है ना यहाँ हमें फोकस करना चाहिए अभी। री एग्जामिन एग्री एक्सपोर्ट बास्केट, ये आगे आर्टिकल है। बिफोर दैट लुक एट हर, दिस इज अबाउट क्रूशियल पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन, इंडियन डेमोक्रेसी टेक द लीड, एंड कम्युनिटी लेवल पे पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह सब रेस्पॉन्सिबली एक्ट करें। द राइट टू वेलबिंग, योगा, इंटरेस्ट ऑफ योगा जो है, ये जो गवर्नमेंट है, ये हमारा एक सॉफ्ट पावर का भी सिग्नल है। और ओवरऑल जो योगा है ना, ये काफ़ी हेल्प कर सकता है ओवरऑल वेलबींग के लिए, हेल्थ के लिए। बिकॉज यू नो हेल्थ इज सुप्रीम, अगर हेल्थ नहीं होता है ना तो सारी चीज़ें व्यर्थ है, एवरीथिंग इज वेस्टेज। सो वर्क ऑन योर हेल्थ। और हेल्दी रहते हैं ना तो हम फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होगा, ज़्यादा अच्छा काम होगा, विल अर्न मोर मनी। सो हेल्थ इज फोरमोस्ट थिंग। री एग्जामिन एग्री एक्सपोर्ट बास्केट। अब सी, हम राइस का बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, ये देखिए 41.8 मिलियन का एग्री एक्सपोर्ट हुआ। ये डेटा एक रफली याद रखिएगा। राइस, मेरीन, स्पाइसेस, बफेलो मीट, शुगर, प्रोसेस्ड कॉटन, ऑयल, टी, ये सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में अगर राइस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो राइस के साथ दिक्कत क्या है कि राइस बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत पानी चाहिए। तो वाटर और एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो उससे एक्सपोर्ट जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म पे महंगा पड़ता है हमें। बिकॉज एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं बट एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है हमारा, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। सो इट्स टाइम टू लुक एट कमोडिटी लाइक राइस एंड शुगर फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव। गवर्नमेंट यही बोल रही है कि वीट और राइस के अलावा भी और चीज़ों को देखो, ब्रॉडन करो, दिस डाइवर्सिफाई करो एग्रीकल्चर को। तो बिकॉज वो सस्टेनेबल नहीं है, तो ये आइडिया रखना है हमें कि एक्सपोर्ट में एग्री सस्टेनेबिलिटी भी हम ध्यान रखें। अगर हम कंटिन्यू करें राइस एक्सपोर्ट इसी मैग्नीट्यूड का, वाटर एफिशिएंट मैनर से करें, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है, फुटप्रिंट है, उसको कम करें, तो ये बेटर रहेगा। फार्मिंग प्रैक्टिस जो है वो ऑल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग ले, डायरेक्ट सीडेड राइस, ये कुछ टाइम पहले एक पीडीएफ भी मैंने शेयर किया था, ये एक नया डायरेक्ट सीडेड राइस की टेक्नोलॉजी था। जल्दी राइस तैयार होगा और वेस्टेज भी कम होगा। डायरेक्ट सीडेड राइस, माइक्रो इरिगेशन, ये सब चीज़ें वॉर फुटिंग में करें, ये नाम याद रखिए। अब यही डिफरेंस क्रिएट करता है। हर कोई रेगुलर पॉइंट्स लिख रहा है, बीच में आपने ये 3-4 कीवर्ड्स लिख दिए कि हम ऑल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग लें, डायरेक्ट सीडेड राइस लें, माइक्रो इरिगेशन करें, यू विल फेच बेटर मार्क। और हर प्रश्न में अगर आपको आधा एक नंबर ज़्यादा भी मिलेगा, तो 20 प्रश्न है, एक पेपर में 20 ज़्यादा हुए, 4 पेपर में 80 नंबर ज़्यादा हो गए। यही तो डिफरेंस है जनरल स्टडीज़ में। सो हर मौका लेना है कि पेपर को, अपने आंसर को कैसे एनरिच करें। और ये चीज़ ना कोई आपको सिखा नहीं सकता है। वेरी फ्रेंकली आई एम सेइंग कि ये आंसर राइटिंग चीज़ है ना, आप लोग इस माइंडसेट पे रहते हो कि मैंने बहुत सारे पैसे दे दिए, बहुत बड़े टीचर के पास चले गए और वो मुझे एक दिन में यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा, सब सिखा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, रियलिटी ऐसा नहीं होता है। आपको खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे, टीचर आपको बताएगा बट वॉक तो आपको खुद ही करना है। जब तक आप खुद लिख के नहीं देखोगे, पेपर नहीं उठाओगे, कलम नहीं चलाओगे, चीज़ें रिटेन नहीं होगी। और ज़्यादा डिजिटल पुश मत करिए, दिस डिजिटल नोट्स बनाना, दिन भर बस वीडियो देख रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी भी वर्कआउट नहीं करेगी। रिटेंशन बहुत पुअर होता है इसमें। अभी मैं आपसे पूछूं 3 महीने पहले एक वीडियो देखा था, उसके 2-3 पॉइंट्स बताइए, आप ब्लैंक हो जाओगे, बता ही नहीं पाओगे। वेस्टेज ऑफ टाइम। सो जस्ट फॉलो इस ब्रैकेट में जो सिलेबस के आसपास की चीजें उसको देखो। आपको 1 साल में भी तैयारी करना है, कोई 5 साल तो लगाने नहीं है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट, लिटिल बिट स्मार्ट। और न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत फायदे होते हैं। रीडिंग डेवलप होती है, कॉम्प्रीहेंशन डेवलप होता है, लैंग्वेज ठीक होती है, वाइड वेराइटी ऑफ चीज़ें देखने को मिलती है, ये चीज़ें वर्कआउट होती है। ओके, और राइट आंसर एवरी डे, यही एक चीज़ है जो एक्चुअल में वर्क करेगी। वरना आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, 30 दिन का 35 दिन का टाइम मिलेगा और आप सोचोगे मैं आंसर राइटिंग की क्लासेस लगा लेता हूँ, कुछ फायदा नहीं होता है। दिस इज नॉट समथिंग कि 30 दिन में आप यहाँ से यहाँ पहुंचोगे। यू हैव टू पुट एफर्ट्स एवरी डे, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह। हंसते खेलते सिलेक्शन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फॉलो दिस थिंग, ट्रस्ट दिस प्रोसेस। सो फार्मर में भी इंसेंटिवाइज्ड वगैरह होगा। गजलर क्रॉप जो है, मतलब सस्टेनेबल बढ़ना है हमें। ओके, अब मेक द वे फॉर द स्टेट्स। और डेटा, फिगर, नंबर्स ये इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या मैसेज है। क्या मैसेज है, आप उसकी अप्रोच क्या है, आप उस डेटा को कैसे अप्रोच कर रहे हो, ये चीज भी बहुत मैटर करती है। ओवरसाइट, बिकॉज यही तो डिफरेंस क्रिएट करता है ऑफिसर में और जस्ट एक डेटा एनालिस्ट में। ऑफिसर हैव टू बी हैव सर्टेन मैसेज, सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, डायरेक्शन भी बहुत मैटर करता है।
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड कोविड, अब एक नया थेरेपी आया है ये, इसको भी थोड़ा सेटल होने देते हैं फिर पढ़ेंगे, वरना पता चला ये भी फिर कैंसिल हो गया जैसे प्लाज्मा थेरेपी हो गई थी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड कोविड। तो करंट अफेयर्स में भी जो न्यूज़ सेटल हो जाती है ना, सवाल वहां से आते हैं, वरना अगर अनसेटल्ड न्यूज़ से सवाल बना दिया तो उसमें काउंटर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, पेपर सेटर प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। तो सवाल वहीं से बनते हैं जो न्यूज़ सेटल हो जाती है। एक्सपर्ट वॉर्न्स ऑफ वर्स अहेड इज ब्राजील में अब कोविड, ईरान न्यूक्लियर डील, वियना डिप्लोमेट, इफ यू डोंट वैक्सीनेट क्विकली वी रन द रिस्क ऑफ डिरेलिंग इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट, टॉप आईआरडीआई ब्यूरोक्रेट्स इंश्योरर, देखते हैं कौन बनता है, यूएस इक्विटी फंड्स का आउटफ्लो हो रहा है। अब देखिए ये रैंकिंग है, ये रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। आप सीडीएस, आप आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हो, आप दिन भर बोलते रहते हो मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है, बट क्या आपको आर्मी के बारे में पता है? आपको उसकी रैंकिंग पता है कि कैसे कितनी एंट्रीज होती है, कैसे आगे हायरार्की बढ़ती है, वर्क कैसे करता है? ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो लेट अस सी कि भारतीय सेना के अधिकारी रैंक और जेसीओ और दूसरी रैंक कैसे होती है। तो जैसे पदाधिकारी स्टार्ट होता है लांस नायक सिपाही से, ये लांस नायक सिपाही होता है, यहाँ एक ऐसे दिस स्ट्राइप मिलता है, फिर नायक बनता है तो 2, हवलदार बनता है तो 3, तो ये पदाधिकारी हुए। जब इससे आगे प्रमोशन होता है या एंट्री आती है तो वो होते हैं जूनियर कमीशन अधिकारी, जेसीओ बोलते हैं इन्हें, जेसीओ। जेसीओ की शुरुआत होती है नायब सूबेदार से, नायब सूबेदार, सूबेदार में ये ऐसा है, फिर ऊपर बढ़ते हैं तो सूबेदार बनते हैं, फिर और ऊपर प्रमोशन बनता है तो वो बनते हैं सूबेदार मेजर। तो ये याद रखना है, ये कौन है, जेसीओ और अन्य रैंक, लांस नायक सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। अब इसके ऊपर आता है ऑफिसर रैंक। ऑफिसर रैंक मतलब जैसे आप एसएसबी वगैरह क्वालिफाई करते हो तो आपकी शुरुआत यहां से होती है, आप लेफ्टिनेंट बनते हो 2 स्टार, फिर कैप्टन बनते हो 3 स्टार, फिर मेजर बनते हो, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो। अभी मेरे मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स आर इन दिस रैंक, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड मेजर। अब कर्नल इसके बाद बनते हो आप, फिर ब्रिगेडियर बनते हो, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, और फिर बनते हो फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल आर्मी के कौन रहे हैं आप बताओ? ये सबको नहीं मिलती, रेयर होती है फील्ड मार्शल की पोस्ट। सो दिस इज फील्ड मार्शल। ओके, तो यूजुअली जनरल तक ही होता है, जनरल मतलब 4 स्टार ऑफिसर होता है। आज की डेट में जो सीडीएस है ना वो भी 4 स्टार ऑफिसर ही है, तो दिस इज जनरल। फील्ड मार्शल बहुत रेयर केस में ये रैंक दी जाती है, तो ये सब चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। सिमिलरली आप सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट हो तो आपको पता होना चाहिए ये कैसे हायरार्की बढ़ रही है, पहले आप किस पोस्ट में जाओगे, फिर आगे किस पोस्ट में मिलोगे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको भी अभी कुछ ही दिनों में हम ये वाली रैंक भी देख लेंगे, एयरफोर्स और नेवी की भी देख लेंगे। ओके, देन सो दिस इज हिंदी आर्टिकल। अब है सी सेट। सेलिन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब 2 केस दिए थे यहाँ पे, पहले उसको 2 घंटे ज्यादा लग रहे थे, स्पीड बढ़ा ली तो 1 घंटे कम लग रहा है। तो दोनों केस में टाइम डिफरेंस कितना आया? पहले लग रहा था 2 घंटे ज्यादा, फिर 1 घंटे कम, तो ओवरऑल डिफरेंस कितना आया? 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है स्पीड में चेंज होने के कारण, है ना। x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, पहले 30/x, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, पहले 30/x थी, बाद में 30/2x हो गई, तो ये T1 है, ये T2 है। T1 और T2 में टाइम डिफरेंस आ रहा है 3 घंटे का, 3 घंटे का, पहले 2 घंटे ज्यादा फिर 1 घंटे कम, तो टोटल 3 आवर डिफरेंस। बस इक्वेट कर दो, x 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड x है, सिमिलरली इसमें भी डिस्टेंस आप देखो, साइकिल और दिस ट्रेवलिंग, x/10 x/15 करो तो ये आ गया 2 घंटे 2। फिर इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर की वो डिस्टेंस आ गई। अब पहले में 60 किलोमीटर अगर 10 से चल रहा है तो 6 घंटे लगेंगे, उसको पहुंचना है 2 बजे, तो वो स्टार्ट कब करे? 8 बजे स्टार्ट करे। दूसरे केस में उसको पहुंचना है 1 बजे, मतलब 6 की जगह अब उसे 5 घंटे ही मिलेंगे, शुरुआत तो अब भी 8 से ही होगी, तो 5 घंटे टाइम ऑफ जर्नी है, डिस्टेंस 60 है, तो स्पीड होगी 12। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट अगर x है, बाइसिकल में 61 माइनस x हो गया, बिकॉज थोड़ा दोनों मिलके ही उसने ट्रेवल किया था, बाइसिकल एंड फुट। अगेन इक्वेट करिए, x इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी रेशियो 3:4 है, 5 years बैक रेशियो ऑफ देयर एज 2:3 होगा, द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 2:3। प्रेजेंट है 3:4, 5 साल पहले था 2:3। व्हाट इज द प्रेजेंट? ये जब भी सवाल आते हैं ना, इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ा करो, अभी मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, बट आप इसको धीरे धीरे पढ़ा करो वरना सिली मिस्टेक्स होती है। प्रेजेंट एज, और हर वर्ड को ऐसे धीरे धीरे चबा चबा के पढ़ो, गलती कभी नहीं होगी पढ़ने में। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो ऑफ 3:4,
5 साल पहले रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 2:3. What is the present age of A? Simple. Then A is 2 years older than B, who is twice as old as C. Total of ages of A, B, C 27 है. Then how old is B? Sum of the ages of daughter and mother 56 साल है. After 4 years the age of the mother will be 3 times that of the daughter. So what is the age of daughter and the mother respectively? Easy question. Do it. So these are 3 questions for today. और रोज करो कुछ ना कुछ. इससे क्या होगा, जंग नहीं लगेगा, गलतियां नहीं होती फिर. Then this is ranking or agri export, sea blindness, China vaccination, pact, suffer in silence नहीं करना है, never suffer in silence, dress and discipline very important, perspective RIC. This is RECI. prepare करो, आप बताओ कि क्या होना चाहिए, एग्जाम कैसे लें. Then this is about this yoga. So this is 21st of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.